नमस्कार, आप देख रहे हैं पैसा, पॉलिसी और बाजार। और आज इस कार्यक्रम में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है बिल्डिंग वेल्थ थ्रू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन एक आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है और आप डिसिप्लिन से निवेश करते हैं इक्विटी बाजार में, तो लंबी अवधि में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आप अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर रजत शर्मा, फाउंडर सीईओ सना सिक्योरिटीज़ के, एंड डॉक्टर रवि सिंह, वीपी एंड हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक मित्तल मेरे साथ जुड़ चुके हैं एज अ को एंकर। विवेक, वेलकम। शुरुआत करते हैं रजत से। रजत, जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो मन में ये आता है कि अगर आजकल के ज़माने के हिसाब से देखें तो वेल्थ क्रिएशन, just say invest it for 1 or 2 years and you'll create wealth. Is that what really leads to wealth creation? नहीं, मुझे नहीं लगता 1-2 साल का आउटलुक वेल्थ क्रिएशन के लिए ठीक आउटलुक है। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन की जहाँ तक सवाल है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग के नज़रिए से अगर देखें तो 1-2 साल का टाइम फ्रेम ठीक है। बट जब आप वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो यू टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यू टॉकिंग अबाउट 1-2 साल में तो मार्केट की आधी साइकिल भी कंप्लीट नहीं होती। तो अगर आपका व्यू 5-6 साल से कम का है तो फिर आप वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं कर रहे, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं हमेशा क्लाइंट्स में इन्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आप किस टाइप के क्लाइंट हो और आपका आउटलुक पैसा बनाने के लिए किस टाइप का है। तो गिव एन एग्जांपल, मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आते हैं मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये सेव कितना करते हैं। मोर देन इन्वेस्टिंग एंड मोर देन थिंकिंग ऑफ वेल्थ क्रिएशन, फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट सेविंग। मीनिंग देयर बाय दैट अगर कोई क्लाइंट आया और उसने मेरे को बोला मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, वो मैं मार्केट में डाल दूं, मार्केट तेज जा रही है, अच्छा चलेगा, वो तरीका बिल्कुल वेल्थ क्रिएशन वाला नहीं है कि अगले 1 साल अच्छा चलेगा, 2 साल अच्छा चलेगा। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, देयर इज नेवर 100% इन द मार्केट और 100% आउट ऑफ मार्केट। आपको अगर 5 लाख रुपए है किसी भी मार्केट में, अंडर वैल्यूड में, ओवर वैल्यूड में, कभी 5 लाख पूरा नहीं डालना। 2 लाख 3 लाख आप डालिए, 2 लाख 3 लाख आप ऐसे रखिए जो फिक्स्ड इनकम में है, जिसमें 7-7.5% बन रहा है, और अपना एक टाइम होराइजन रखिए जैसे जैसे आपका स्ट्रीम ऑफ इनकम बढ़ रहा है। क्योंकि अनदर एग्जांपल, मैंने भी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि अब हम 40% नेट इक्विटी में, जबकि मेरा व्यू मार्केट पे नेगेटिव है, बट फिर भी हम 40% इक्विटी में है। अब वो मैं अपने पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ या मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं उनके पोर्टफोलियो जैसे उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैं और कुछ नहीं करूँगा तो अगले 6 महीने में जो उनका स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, जो उनका पैसा आ रहा है, वो आता रहेगा, वो हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो इतनी ही एलोकेशन 40 से घट के 25 हो जाएगी। क्योंकि अगर आज उनके पास 1 करोड़ रुपए और उन्होंने 10 लाख करके ऐड भी करते गए तो 25% हो जाएगी। तो यू कैन नॉट हैव दिस के हर पोर्टफोलियो 1-2 साल के लिए रखूं या हर पोर्टफोलियो में इतना एलोकेशन इक्विटी का रखूं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम कैसा है, आपका आउटलुक क्या है, आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं या आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। बट टू आंसर ब्रीफली, आई थिंक अगर आप इक्विटी मार्केट में वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो कम से कम 7-8 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए, बिकॉज उसमें होता है दैट मार्केट मूव साइकिल टू साइकिल, सारी साइकिल्स का। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जो न्यू जनरेशन मार्केट में आ रही है ना, उनके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उनका शॉर्ट टर्म 6 महीने से 1 साल का है और लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल का है, बिकॉज वो इतनी पेशेंस नहीं रखते। और अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है तो यू नीड टू हैव पेशेंस। रवि, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। मैं ये मान के चलता हूँ कि पहली बात है, वेल्थ क्रिएशन आप किसे कहते हैं। वेल्थ क्रिएशन ये होता है कि जो भी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, उससे ज़्यादा आपकी इनकम हो, वही आपकी वेल्थ क्रिएशन है। अब वेल्थ क्रिएशन कई तरीके से होती है। कुछ लोग बैंक में एफडी करके वेल्थ क्रिएशन करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है या फिर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आप उसकी प्लानिंग कैसे कर रहे हैं और किसकी आप हेल्प ले रहे हैं। जो आपका वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है उस पर तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सिंपल इतना है कि आप वेल्थ कैसी भी, आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सिर्फ 5% आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो 95% डिपेंडेंसी होती है। आपने सही टाइम पे एग्जिट किया, सही टाइम पे आपने सही प्रोडक्ट खरीदा, उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं वो 95% होता है। प्रोडक्ट तो कोई भी खरीद सकता है, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप सिल्वर खरीद सकते हैं, बैंक में एफडी करा सकते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट पे निवेश कर सकते हैं।
तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर एक पूरा डिज़ाइन करवा लीजिए। वाकई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अब वेल्थ क्रिएशन को शॉर्ट में अगर मैं समझता हूँ तो देखिए, बहुत सी जगह आपने देखा होगा, बहुत सी वेबसाइट, सब जगह पे कैलकुलेशन आती है कि अगर आपने 40 साल में 10,000 रुपये पर मंथ निवेश करना शुरू कर दिया तो आप 75 लाख रुपए बना लेते हैं। आपने अगर 30 साल में 10,000 रुपये पर मंथ निवेश कर दिया तो 2.5 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है। लोग आजकल क्या करते हैं, देखते हैं शेयर। सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ पे ये है कि लोग चाहते हैं कि मैं एक 100 रुपए के स्टॉक खरीदूं जो कि मुझे 10 लाख दे दे। तो सबसे बड़ा जो आप इक्विटी मार्केट में जब आप आते हैं तो ये सपने तुरंत टूट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रैटेजी बनाइए, सब चीज़ों के लिए स्ट्रैटेजी। आज मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 2002 में आप 10 रुपए की ब्रेड खरीदते थे, 2010 में वो आपने 15 रुपए की खरीदी। आज 2020-22 में अगर आप आते हैं तो आपको वही ब्रेड 35 रुपए की मिल रही है। तो कुछ ना करते हुए भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपका पैसा अगर आपके पास पड़ा है तो वो बेकार है। इसलिए उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है, और सही जगह पे आप निवेश करेंगे तो आपको सही रिटर्न्स मिलेंगे। तो लंबे समय के लिए निवेश करना जरूरी है। रवि जी, यही इसी के आगे रजत जी बोल रहे कि 15% का रिटर्न, जब एक इन्वेस्टर, जो एक आम इन्वेस्टर सुनता है ना स्टॉक मार्केट में कि दूसरे का शेयर 100 रुपए का 200 रुपए हो गया, आप उसको 15 रुपए बता दीजिए कि आप 100 रुपए लगाएंगे आपको 15 रुपए मिलेंगे, कितना टफ होता है उस समय ये समझाना कि आपको केवल 15 ही मिलेंगे ऑन एन एवरेज। जबकि दूसरा वो देखता है कि जिससे वो सुनता है, जिसको देखकर वो फैसिनेटेड होता है मार्केट के लिए, तो वो सुनता है कि 100 के 200 हो गए। तो कितना मुश्किल होता है ये समझाना कि 15% ही मिलेगा आपको। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन, कोविड, या फिर आप ये कह लीजिए कि क्रूड ऑयल की वार, या फिर INR की वोलेटिलिटी, यानी कि उतार और चढ़ाव, ये लाइफ में हमेशा बने रहेंगे। कभी 2008 का केस हो जाएगा, कभी 2012 के केस हो जाएंगे, कभी इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो इसका एक फ़ायदा तो ज़रूर है, क्योंकि मेरे जो सीनियर हैं या जो मेरे फादर हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया या बनाया, वो मुझे हमेशा इस बात का ताना नहीं दे सकते हैं कि मैंने तो देखो ऐसे पैसा कमाया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो मैं इस मार्केट के करेक्शन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, और उन आम दर्शकों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी हम मार्केट की बात करें तो हम टॉप से करीबन 15% 17% नीचे आ चुके हैं, और ये कहा जाता है जब बाजार गिरता है तो दैट्स द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स। आप अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी को कैसे चुनते हैं, एक तो वो, और दूसरा आपको क्या लगता है कि बाजार अभी फेयर वैल्यूएशंस पे आ चुका है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू पिक अप स्टॉक्स? ओके, सो मैं 1 बाय 1 इसका आंसर करता हूँ। सबसे पहले तो वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे नहीं लगता मार्केट अभी अपने फेयर वैल्यू पे है। जनरली मार्केट में सब निफ्टी का पीई देखते हैं पिछला, उसको देखना बेकार है, बिकॉज वो बीच में चेंज हुआ था फॉर्मूला, वो कंसोलिडेट कर दिया था, इंस्टेड स्टैंड अलोन की जगह कंसोलिडेट। तो दैट्स, बट देन अगर आप सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें, जैसे इफ आई टॉक अबाउट स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, ITC, रिलायंस, इनको देखें तो एक बड़ा सिंपल है। आप हर साल के 31 मार्च का प्राइस अर्निंग्स रेशियो देख लो, पिछले 10 साल का देखो, उसको ऐड करके 10 से डिवाइड करो, तो आपको एवरेज मिल जाएगा कि अभी प्राइस अर्निंग्स रेशियो जहाँ पे है वो एवरेज प्राइस अर्निंग्स रेशियो के ऊपर है कि नीचे है। आप अभी भी देखोगे लगभग सारे स्टॉक्स का काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि मार्केट खासकर जो बड़े स्टॉक्स हैं वो भी इतना गिरे नहीं है। सेकेंडली, 2 बार इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो चुके हैं, 1 बार और होने हैं, और जो इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज हुए हैं उनका भी पूरा इम्पैक्ट आया नहीं है, बिकॉज अभी भी लगभग ऐसा लगता है पूरा इंडिया स्टॉक मार्केट में आ गया। तो पीपल हैव नॉट रियलाइज्ड, आप कहीं भी जाओ। मैं उस दिन एक ट्वीट देख रहा था, किसी ने, वो ऑटो वाले ने अपने ऑटो के अंदर लगा हुआ था ट्रेडिंग टर्मिनल, वो ऑटो भी चलाता है और ट्रेडिंग भी करता है पूरे दिन। यहाँ दिल्ली में रिक्शा चलाता है और ट्रेडिंग करता है पूरे दिन। सो आजकल सारे के सारे मैं अपने जिम जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ जिन लोग पहले पता नहीं था मार्केट का, वो सारे के सारे स्टॉक्स की बात करें, सारे एक्सपर्ट है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट 5-10% गिरेगा तब ये लोग थोड़ा बाहर जाएंगे। और जब मार्केट में साइलेंस होता है, ज़्यादा लोग नहीं होते, वो सबसे अच्छा टाइम होता है मेरे हिसाब से। 2012-13 का जो पीरियड था वो सबसे अच्छा टाइम जो मैंने देखा पिछले 15 साल में, सबसे अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट का वही था, क्योंकि मार्केट में कोई था ही नहीं उस टाइम। सो अभी इट्स अ वेरी ओवर क्राउडेड स्पेस, बहुत ज़्यादा लोग हैं मार्केट में, तो वैल्यूएशन तो ऊपर है ही, प्राइस अर्निंग मल्टीपल अपने हिस्टोरिक हाइज से अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। द मार्केट इज अ वेरी क्राउडेड प्लेस, इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, उनका स्ट्रेस अभी खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बैलेंस शीट्स पे आया नहीं है, बिकॉज
कोविड के पहले से 2 बार मॉरिटोरियम दिया गवर्नमेंट ने, और कितनी बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनियों ने अपने मेन लोन्स को फ्लेक्सी लोन कर दिया, पेमेंट मैकेनिज्म चेंज कर दी। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मुझे नहीं पता कितना पैसा खराब होने वाला है। आपको याद होगा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक्स के थे वो 10-10, 11-11 तक पहुंच गए थे। अब ऑन एवरेज इट्स 5.5 राइट नाउ। दैट्स ओनली बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतनी तेज नीचे। अब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो वो स्ट्रेस फिर से आएगा। तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई एम अ लिटिल वेरी। आई एम नॉट सो वेरी अबाउट कोविड बिकॉज ये प्लेड आउट है। I am, a little more concerned about Russian war because OPEC nations can keep controlling the prices जब तक वो रशिया में लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी ऑयल रशिया सप्लाई करता है। तो जब तक वहाँ रहेगा, तो आप किसी भी एंगल से इसको देखो, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है आगे मार्केट के लिए। नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। तो इन दिस बैकड्रॉप मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ ऊपर जा सकता है। नीचे जा सकते हैं या थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करता रहेगा जैसे आजकल हो रहा है, बट इवेंचुअली ये नीचे ही जाएगा। देन टू आंसर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट टाइम टू रियली पिक अप स्टॉक्स। नहीं, राइट टाइम तो नहीं है, एज आई सेड। आई थिंक अभी अवॉइड करना चाहिए मार्केट को। रवि, जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डाइवर्सिफाई करें तो किन किन एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करें, और अगर एक्विटी को हम देखते हैं तो एक्विटी में क्या आपको लगता है कि अभी के बाज़ार के माहौल को देख के रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है लार्ज कैप्स में ज़्यादा होनी चाहिए और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कम होनी चाहिए? कैसे आप एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाएंगे इस समय? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पोर्टफोलियो आप जब बना रहे हैं तो डाइवर्सिफाई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क को कम कर सकें। जब मार्केट में इस तरीके की हलचल हो, ऊपरी लेवल से 40% मार्केट गिर रहा हो, तो आप डर ना रहे हो, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या एवेन्यू पे आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से आपके पास म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, इक्विटी मार्केट भी एक ऑप्शन है, इस समय बॉन्ड्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, गोल्ड बॉन्ड भी आप खरीद सकते हैं। तो ये 4-5 एवेन्यू हैं जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर चूंकि इक्विटी से वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, मैं हमेशा गवर्नमेंट के साथ चलता हूँ, और मैं गवर्नमेंट के साथ चलने का मतलब सिर्फ मेरा इतना कि मैं उसी से प्रॉफिट कमाता हूँ और क्लाइंटों को उसी से प्रॉफिट देता हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट का क्या फोकस है, अगले 5 साल का क्या विजन है, उसको आप हमेशा एक कैटेगरी में रखिए और उस सेक्टर के 2 स्टॉक या 2 सेक्टर अपनी बास्केट में हमेशा रखिए। अगेंस्ट चलने की जरूरत नहीं है। अब आपसे मैं पूछूं कि गवर्नमेंट के प्लान क्या हैं, तो आज न्यूज़ आप इतना बढ़ चुका है कि सबको पता है। सबसे पहला गवर्नमेंट का बजट आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट निवेश कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी बास्केट में होना चाहिए, सिलेक्शन नंबर 1। दूसरा सिलेक्शन अगर आप कर रहे हो तो आपने गवर्नमेंट को देखा है कि पावर सेक्टर है या ईवी सेक्टर को आप फोकस कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज़ में ईवी को लेकर के बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरा सेक्टर है कि आप ईवी सेक्टर से आप अपने स्टॉक को ले लीजिए, या पावर सेक्टर को मैं एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। 2 सेक्टर ये हो गए। अब बाकी फिर आ जाते हैं, ये जो सारा सिस्टम है वो बिना डिजिटल के, जो हम यहाँ पे आप बातचीत कर रहे हैं, वो बिना आईटी सेक्टर के नहीं हो सकता। तो आईटी सेक्टर आपकी बास्केट पे होना चाहिए, जो आगे की 20 साल का प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब तीसरा सेक्टर आता है जिसे हम डेली प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, वो है एफएमसीजी। आपको एफएमसीजी या सर्विस इंडस्ट्री अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको आप तीसरे सेक्टर पे ले सकते हैं। अब चौथा इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि जब हम कोविड जैसे केसेस देखते हैं, बीमारी आती है, तो फार्मा सेक्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें जो चौथा सेक्टर है उसको हमें लेना चाहिए, फार्मा सेक्टर। अब इन सबको जो कंट्रोल करता है वो आता है फाइनेंस या फिर बैंकिंग। गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालेगी, पैसा पास करेगी, तो किसके थ्रू करेगी? बैंकिंग के थ्रू करेगी। तो आपकी बास्केट में 5वां सेक्टर बैंकिंग होना चाहिए। अब मैं आके यहाँ पर रुक जाता हूँ। मैं नहीं कहता कि 5 सेक्टर से ज़्यादा आप बास्केट बढ़ा के रखिए, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2-4 प्रॉपर्टी तो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास 100 प्रॉपर्टी है तो आप उस पर विजिट भी नहीं कर पाएंगे और आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए हमेशा पोर्टफोलियो बनाते समय एक सिंक्रोनाइज पोर्टफोलियो बनाइए। 5 सेक्टर से ज़्यादा निवेश करने की मत सोचिए, 5 सेक्टर के अंदर ही निवेश करिए, उसके अंदर भी आपको बास्केट मिल जाएंगी जो कि आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप उससे ज़्यादा स्टॉक्स सेलेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा सेक्टर लेंगे, तो आप हमेशा परेशानियों में घिरे रहेंगे और आप मैनेज नहीं कर पाएंगे कौन सा सेक्टर करूं, कौन सा नहीं करूं। अब आगे जोड़ते हैं तो 5 सेक्टर अगर आपके एक टाइम पे बास्केट में हैं
और छठा सेक्टर अगर इंक्लूड करना है तो वो 5 सेक्टर में से एक सेक्टर बाहर निकाल दीजिए। दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या ये राइट टाइम है निवेश का या नहीं है। मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है और इसको मैं एक डेटा से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इस समय 50 करोड़ पैन कार्ड हैं, बैंक अकाउंट्स 125 करोड़ हैं, 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है और जो इक्विटी में निवेश करते हैं वो सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं और इनफैक्ट जो टैक्स देते हैं वो 14 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 3 करोड़ लोग ही सिर्फ टैक्स ढंग का देते हैं। तो अभी इक्विटी का मास तो मैं कहता हूं कि ये लोअर वैल्यूएशन है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूं रजत से, क्योंकि अभी तो लोग आए ही नहीं है। आप सोचिए 135 करोड़ लोगों में से अगर 20 करोड़ लोग इक्विटी मार्केट में आ जाएं तो खरीदने के लिए वही इन्फोसिस है, खरीदने के लिए वही टीसीएस है, खरीदने के लिए वही रिलायंस है। तो जब ये मास, और ये मास कैसे बढ़ रहा है, मैं आपको, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इनके ऑटो वाले जो बोल रहे हैं एग्जाम्पल, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि आप डेटा देखिए, सेबी का जो डेटा है या फिर आप जो एनएससी के साइट पे डेटा देखेंगे, एवरी मंथ 29 लाख अकाउंट खुल रहे हैं डीमैट के, जो लोग अब शेयर मार्केट में आ रहे हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आज आप एंटर नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है। वो एक झटका बाजार में आएगा, वो निकल जाएंगे। वन दैट एंड टू, उसमें एक चीज और होती है, ये जो अकाउंट जिस स्पीड पे खुलते हैं ना, इससे डबल स्पीड पे बंद होते हैं जब मार्केट तेज नीचे जाता है। तो ये तो एक कंसर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तभी तो हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप इस तरीके से निवेश करें, नहीं तो आप ट्रेडिंग के लिए घुसेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। बहुत सी कंपनियों के प्रमोटर जैसी हालत हो जाती है कि आपने यस बैंक जैसा शेयर ले लिया, आइडिया जैसे शेयर ले लिए, जो कि आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उससे कोई आइडिया मिल नहीं रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन नहीं लेनी चाहिए और इसीलिए आप निवेश जब कर रहे हो तो इस तरीके की रणनीति बनाकर करें, या आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन का कि किस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं उन्हीं पे वापस आता हूं। तो हमें इस तरीके, अब आते हैं करंट मार्केट में कितना पैसा डालना चाहिए। देखिए, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जो अभी सिनेरियो उसमें आप सिर्फ अपने सेविंग का या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 20% आप इस समय भी मार्केट में लगा सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से आपने अभी जैसे 15,800 के लेवल देख रहे हैं, इससे यहाँ से थोड़ा करेक्ट होता है, 14,800 के पास आता है, 14,500 के पास आता है, तो आप 30% निवेश वहां पे बढ़ा सकते हैं। 50% निवेश हो गया, थोड़ा बहुत अगर करेक्शन रहता है या फिर आपको 14,000 के लेवल आते हैं, आप वहां पर 30% निवेश कर सकते हैं। और यही रणनीति आप अपसाइड जब जाता है मार्केट में, जब आपको 12% 14% के रिटर्न मिले तो वही 20% बाहर खींच लीजिए। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आपको वेल्थ क्रिएशन करने से कोई रोक नहीं सकता। तो रजत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर लोगों का पार्टिसिपेशन, आपने बताया कि आपके क्लाइंट, आपका अपना जो पार्टिसिपेशन है वो 40% है। एक मैं आम आदमी के नजरिए से समझना चाहता हूं कि स्टॉक सिलेक्शन के समय पर उसको क्या सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हम सब एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि फार्मा का टॉप पकड़ लीजिए, फार्मा का टॉप स्टॉक्स पकड़ लीजिए या एफएमसीजी का पकड़ लीजिए, लेकिन उनको जब वो डालते हैं, एचयूएल में डाला उन्होंने 2200 रुपए का शेयर, एक साल बाद देखा 2200 रुपए ही चल रहा है और पूरा मार्केट इधर से उधर हो गया। सन फार्मा में लिया तो सन फार्मा वैसा ही परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि उनका सिलेक्शन ठीक नहीं था और फिर वो दर्शक कॉलर बन जाते हैं। तो ऐसे दर्शकों के लिए इन्वेस्टमेंट का मेन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि मतलब एक सेक्टर पकड़ा लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करें? नहीं, सो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जब मैंने बोला कि 40% मेरा निवेश अभी स्टॉक्स में है, तो मेरा कहने का मतलब था मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनका अराउंड 40 के आसपास है, बट मेरे कई क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनका 80, 90% है। आपको देखना पड़ेगा क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अब कोई एक क्लाइंट है जिसका पोर्टफोलियो 40-50 करोड़ का है, दूसरा क्लाइंट है उसका 10 लाख का है, आप दोनों को सेम रिस्क प्रोफाइल में नहीं ले सकते। तो जिस क्लाइंट का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, मैं उसके लिए स्मॉल मिड कैप स्टॉक ज़्यादा चूज़ करता हूँ। जिसका छोटा पोर्टफोलियो है, फिक्स्ड इनकम या लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादा चूज़ करता हूँ। जहाँ तक सिलेक्शन क्राइटेरिया का सवाल है, वो अगेन बेस्ड ऑन आपने एलोकेशन दिया कि इस क्लाइंट को मुझे 40 से 50% स्मॉल कैप देना है, 20% मिड कैप देना है और बाकी 30% लार्ज कैप देना है। तो तीनों ही स्टॉक्स का बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग होगा। टू गिव यू एन एग्जांपल, स्मॉल कैप्स जब मैं देखता हूँ तो मेरे 4 फिल्टर्स होते हैं। एक तो द कंपनी दैट आई एम लुकिंग फॉर शुड नॉट बी वेरी लार्ज। उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से 700 करोड़, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, 1000 से तो बिल्कुल नीचे होना चाहिए। इट शुड बी अ प्योर प्ले, मीनिंग वो
कोई एक प्रोडक्ट या एक सर्विस ऑफर करती है और वही करती है, उसके सिवाय कंपनी कुछ नहीं करती। मतलब स्मॉल कैप स्टॉक 700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी भी अगर डाइवर्सिफाइड है तो फिर प्रमोटर्स कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या कर रहे हैं। देन वो स्टॉक बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होना चाहिए मार्केट में। ये नहीं कि उस पर 1000 कंपनी रिसर्च रिपोर्ट लिख रही हैं, सब लिख रही हैं। इट शुड बी अंडर द रेडार, ज़्यादा लोगों को उसको पता नहीं होना चाहिए। तो लार्ज कैप्स अगर आप देखोगे तो आप देखोगे बहुत इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, इकोनॉमिक मोड्स है, 20 से 24% CAGR दिया है पहले, और वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है। अभी इस मार्केट में भी अगर आप देखोगे लार्ज कैप्स इतने करेक्ट नहीं हुए। अगर आप उनके बाहर देखो स्मॉल और मिड कैप्स तो बहुत बुरी तरह टूटे। तो लार्ज कैप्स जब आप चूज करोगे तो उसमें ओवरऑल मार्केट का जो वैल्यूएशन है, बिकॉज ये टिपिकली दीज आर निफ्टी, BSE 100, दोस काइंड, BSE 50, 30 काइंड ऑफ स्टॉक्स, तो उसमें आपको ओवरऑल मार्केट देखना चाहिए, CAGR देखना चाहिए। तो अगेन टू समराइज इट, दो चीजें देखनी है कि आपका अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है एज एन इन्वेस्टर, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से आपकी एलोकेशन बनेगी, कितना लार्ज कैप रखना है, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप। और तीनों ही सेगमेंट्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया के जो फिल्टर्स हैं आपके वो अलग अलग होंगे। मैं इन जनरल फॉर ऑल थ्री ऑफ देम एक प्रिंसिपल जो हमेशा फॉलो करता हूँ इज प्राइमरी रिसर्च इन द मार्केट, जो बहुत कम लोग मैं देखता हूँ करते हैं, विच इज व्हेन आई गो आउट इन द मार्केट, मैं देखता हूँ प्रोडक्ट मार्केट में चल कैसे रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर आप कोई टायर के स्टॉक खरीदे और आप टायर की दुकान पे गए, आप पूछोगे सीएट का ज्यादा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। दैट sort of inspires me also to go back and look at actual numbers of the company के balance sheet वगैरह में कैसे आ रहे हैं। One of my favorite stocks is right now United Spirits and United Breweries, because whenever I buy alcohol or beer, I see Kingfisher and Ultra, they've been doing really really well lately, and right now the stocks are cheap, and I got that idea only by asking the guys कौन सी beer सबसे ज्यादा बिक रही है आपकी। So, I always do that kind of primary research, which is common to all, large, mid or small. रवि, आपने बताया कि आप जैसे 5-6 सेक्टर सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक्स लेते हैं। अब एक कैटेगरी ये भी आ जाती है जो अलग कैटेगरी होती है कि कैश रिच स्टॉक्स लेने चाहिए, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स लेने चाहिए, हाई बीटा, लो बीटा। इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सो दैट कि इन्वेस्टर जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये एक समझ आए कि ये एक सेगमेंट है, एक इस तरह से भी स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विवेक जी, क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन हमेशा होता है। लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो देखते हैं, और होता क्या है कि हम जनरली उन कंपनीज के शेयर को परचेज करने की कोशिश करते हैं जिनका एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा होता है, जिन कंपनी का नाम सुना होता है, और पिछला जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहा है उनमें अगर मैं इस तरीके की कंपनीज के नाम लेता हूं तो इन्वेस्टर डर जाते हैं। जैसे आपके सामने मैं शायद एक कंपनी बोलूँगा, आर पावर का शेयर लेकर के बहुत से लोगों ने IPO में परेशानी झेली। पेटीएम एक ऐसा शेयर रहा जिसको लेकर के लोग परेशान हैं। LIC का एक ऐसा शेयर है जिसमें लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन आज बोझ तले कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। उनको लगता है पॉलिसी लेना ही ज़्यादा ठीक था, शेयर लेना ठीक नहीं था। तो इस टाइप की सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे बिल्कुल रजत जी ने सही कहा, कि आप ग्राउंड वर्क करिए। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसका अर्निंग क्या रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आप ज़्यादा, आपको लंबे क्वार्टर नहीं देखने की ज़रूरत है, सिर्फ 4 से 6 क्वार्टर देख लीजिए। अगर वो कंटिन्यू कंपनी परफॉर्म कर रही है तो उसको आप अपनी सिलेक्शन कैटेगरी में रख लीजिए। दूसरी, आपने बिल्कुल सही बात कही, कैश रिच कंपनीज। देखिए, बहुत सी कंपनी हैं जिनका कि कैश बढ़ता है, एसेट बढ़ते हैं, लेकिन लाइबिलिटी भी साथ में ग्रोथ हो रही है। तो आप एक सेक्टर तो देखते हैं, एक सेगमेंट देखते हैं कि हाँ इनका कैश रिच हो रही है कंपनी, एसेट बढ़ा रही है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो लाइबिलिटी भी उसी स्पीड से बढ़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं से फंड डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। चलिए, यहाँ पे हम आज स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन थ्रू इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। रजत, इस समय आपके 5 टॉप पिक्स क्या है? पहला तो सबसे जिसमें हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इज अ स्टॉक जिसका डिविडेंड काफ़ी अच्छा है। ITC इज दैट स्टॉक ने कुछ नहीं किया पिछले कई साल में, लेकिन हमने जब खरीदा था 226 की एवरेज प्राइस पर हमने खरीदा। अभी भी डिविडेंड यील्ड करीब 4.8-4.7% है। तो अगर ये स्टॉक आपको मिल रहा है जिसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न 4.5-5% के बीच में मिल रही है, तो FD करने का कोई मतलब नहीं बनता। उस पैसे को आप इसमें रख सकते हो और ये स्टॉक आगे चल के काफ़ी अच्छा चलेगा। कोविड टाइम में बहुत कंपनी ने सफ़र किया, बिकॉज 82% ऑफ देयर प्रॉफिट स्टिल कम्स फ्रॉम द सिगरेट वर्टिकल, एंड सिगरेट्स बिल्कुल उस टाइम बिक नहीं रहे थे। एंड सो दैट्स डेफिनेटली वन स्टॉक दैट I've added. The other stock is Federal Bank.
छोटा बैंक है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है. मैं इन जनरल, हैविंग सेड दैट, आई विल गिव वन डिस्क्लेमर. मुझे लगता है कि मेरे जो 5 स्टॉक्स मैं बताऊंगा उसमें से फेडरल बैंक इज प्रॉब्ली द ओनली वन जो थोड़ा नीचे जा सकता है, बिकॉज अगर ओवरऑल मार्केट गिरती है तो ये स्टॉक करेक्ट होगा. गोल्ड लोन बिजनेस बहुत अच्छा है, एनपीएस कम है, काफ़ी अच्छा एक्सपैंड करें. एंड मेरा जनरली अपना पर्सनल व्यू यही है कि छोटे बैंक्स ज़्यादा अच्छा करेंगे लार्जर बैंक से गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज दे कैन रीच far more, they can add a lot more accounts than some of the larger banks. तीसरा जो स्टॉक मैं आपको इस टाइम रेकमेंड करूंगा is a power company actually. It's called SJVN, Satluj Jal Vidyut. Again, because of dividend, this may change as the market goes forward. करीब 6-7% का डिविडेंड यील्ड है. पावर एज अ थीम, जैसा अभी कुछ टाइम पहले रवि भी कह रहे थे, दैट गवर्नमेंट का काफ़ी उस पर इम्पेटस है एंड द गवर्नमेंट रियली वांट्स टू create. And also keep in mind, going forward, a lot of things are going to become electric. And I'm not just talking about transportation and cars. So I think power generation as a sector, I'm quite positive on that going forward. चौथा मेरा जो स्टॉक है, एक छोटी सी कंपनी जो हमने भी ऐड किया, उसमें कंपनी में चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है. इट्स कॉल्ड यूरेका फोर्ब्स. इट्स अ प्योर प्ले व्हेन इट कम्स टू air purifiers and your water purifiers, जो AquaGuard and all of that. And they've got private equity money coming in. And वो नया CEO भी एक अपॉइंट किया है. It was earlier Shapoorji Pallonji Group. Now it's been taken over by a new private equity firm. So वो स्टॉक मुझे लगता है बड़ा अच्छा करेगा. They've added a lot of products, air conditioning and refrigerators and whatnot. So, and one more thing, I'll add. Abhi, when you asked Ravi about the criterias, one of the very important criteria, and I remember this in context of Infosys, is management. अगर आप कभी स्टॉक देख रहे हो, अकाउंट्स देखने से पहले, कुछ भी देखने से पहले, प्राइस एंड वैल्यूएशन देखने से पहले आप मैनेजमेंट जरूर देखो. और मैनेजमेंट में a lot of people miss out on competence. Everyone's talking about integrity. मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी अच्छी होनी चाहिए. Both things, competence and integrity. What's the point? बहुत इंटेग्रिटी है बट बेवकूफ़ है. सो वैसी कंपनी को लेने का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो कर क्या रहे हैं. सो यू हैव टू सी द कंपनीज, द मैनेजमेंट इज कॉम्पिटेंट एंड हैव इंटेग्रिटी. एंड दैट्स वेरी, आई कैन गिव यू टन्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज जिनका शेयर चलता है जब मैनेजमेंट चलाना चाहती है, गिरता है जब मैनेजमेंट गिराना चाहती है. वेदांता ग्रुप, ऑल ऑफ द स्टॉक्स परफेक्ट एग्जांपल. हॉरिबल मैनेजमेंट. सो या and a lot of these stocks should be avoided irrespective वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, they should be avoided. शायद इसीलिए मैंने रजत जी ये बोला था कि मैनेजमेंट जो आपस में झगड़े कर रहे हो, निकल रहे हो, उन स्टॉक्स को दूर रखिए. तो आप क्या खरीद रहे हैं रवि, क्विकली? देखिए, मैं इतनी डिटेल में तो नहीं, टाइम शायद आपका शो का नहीं होगा, लेकिन मैं वही 5 सेक्टर से कुछ स्टॉक्स इन्होंने कवर किए हैं, लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स डिफरेंट देता हूँ. जैसे आईटी सेक्टर में इन्फोसिस ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन आपको टेक महिंद्रा पे नज़र रखनी चाहिए. और साथ ही मैं विप्रो पे भी बोलूँगा कि आपको नज़र रखनी चाहिए, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है. दूसरी तरफ अगर जाता हूँ तो कैश रिच कंपनी की हमने बात करी थी, 2 कंपनीज मुझे नज़र आती हैं. एक है IEX और दूसरा है MCX, या फिर आप BSC भी शामिल कर सकते हैं, जो कि अच्छे कैश रिच पे बैठी हैं और आगे का फ्यूचर काफ़ी अच्छा ब्राइट है इनका, तो आप इन पे आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं. अब बैंकिंग सेक्टर से इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि छोटे बैंक लीजिए, और छोटे बैंक में एक बैंक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो है बैंक ऑफ बड़ौदा. अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आगे की मार्केट ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है. ऑब्वियसली आपका SBI आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आप इसको शामिल कर सकते हैं. अब दूसरा, मैं सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाता हूं, तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है. अब चूंकि इन्होंने ITC बोल ही दिया तो मुझे बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन ITC मैं रिकमेंड कर रहा हूं. अपने भी कंपनीज की तरफ से रिपोर्ट हमने जनरेट करी है और वो एक अच्छा स्टॉक है. तो मुझे लगता है सफिशिएंट स्टॉक से इससे ज़्यादा बड़ी बास्केट बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इनफैक्ट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि पिछले 3-4 महीने में ITC की रिपोर्ट किस फंड हाउस ने नहीं जनरेट करी है. सबने करी है. राइट. किस पॉइंट पे करी, दैट इज इम्पोर्टेंट. Thank you, Rajat. Thank you, Ravi, for your time. Pleasure speaking with you. Thank you, Vivek, for being part of this show. आज के लिए इतना ही. Thanks for watching.